Welcome back, dear students. Let's continue with our chapter budget, government budget, and that is the next video. इसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो, गवर्नमेंट बजट तीन तरह से हो सकते हैं। एक तो बैलेंस बजट, जहाँ पर एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिसीट हो, मीन्स जितने गवर्नमेंट के खर्चे हैं उतनी ही इनकम है, चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल, चाहे वो रिवेन्यू रिसीट हो या कैपिटल रिसीट हो, इक्वल मिलेंगे। एक सरप्लस बजट, जब हमारी रिसीट ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो, वो होता है सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट में है बात, हमारी रिसीट ज़्यादा और खर्चे कम है, मीन्स इनकम ज़्यादा और खर्चे कम है। एक होता है डेफिसिट बजट। ये क्या होता है? अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाए और रिसीट कम रह जाए, मीन्स हमारी इनकम कम रह गई और खर्चे ज़्यादा हो गए, वो हो गया डेफिसिट बजट। डेफिसिट मीन्स कमी रह गई भाई, खर्चे ज़्यादा हो गए और रिसीट कम हो गई। ठीक है। जब भी सरकार लेके आती है बजट, वो हमेशा बैलेंस बजट होता है। बैलेंस मीन्स एक्सपेंडिचर भी उतने और रिसीट भी उतने। बट फिर दिक्कत क्या हो जाती है बाद में, कई बार क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और कई बार ये हो जाता है कि एक्सपेंडिचर कम रह जाते हैं, मीन्स रिसीट ज़्यादा हो जाती है। मीन्स कई बार एक्सपेंडिचर ज़्यादा, कई बार रिसीट ज़्यादा, इक्वल हो जाए तो दिक्कत ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, देखो मैं एक बार आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को ना मेनली आपको क्या समझाना, मैं आपको बता दूँ। मेरे को आपको तीन बातें बतानी है। देखो, आपको ये बातें याद रह जाएंगी। सरप्लस बजट तो जब रिसीट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम, डेफिसिट बजट मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा रिसीट कम, और बैलेंस में एक्सपेंडिचर और रिसीट इक्वल होंगे। ये बात आपको याद रहेगी, इसकी तो टेंशन नहीं है। ये तीन फॉर्मूले बताने हैं मेरे को आपको। एक तो क्या बताना है, रिवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। ये तीन चीज़ें करेंगे। पहले इस पे फोकस रखेंगे हम, रिवेन्यू डेफिसिट। ये क्या है? इन तीनों को मिला के हम बजटरी डेफिसिट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बजटरी डेफिसिट। देखो क्या है बेटा, वो भी परेशानी नहीं है अगर हमारा एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिसीट हो, जब भी दिक्कत नहीं है। और रिसीट ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो, दिक्कत जब भी नहीं है, क्योंकि वो सरप्लस बजट। दिक्कत कब आती है? जब डेफिसिट बजट हो जाए, मीन्स खर्चे ज़्यादा और इनकम कम हो, दिक्कत जब आती है। तो उस दिक्कत को ठीक करने के लिए सरकार क्या क्या करती है, और वो ठीक करने के लिए जो स्टेप लेती है, फिर उससे हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये पढ़ेंगे हम। ये लाइन जो मैंने बोली है ध्यान से समझ लो। मैंने क्या बोला है, अगर डेफिसिट बजट है, मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रिसीट कम है, तो सरकार उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या क्या करती है, और फिर वो ठीक करते टाइम हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हम कौन है? पब्लिक। पब्लिक के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे हम। देखो, आप ही बताओ, मान लो सरकार के खर्चे ज़्यादा और इनकम कम है, तो सरकार क्या करेगी? बेटा, आपके खर्चे ज़्यादा और इनकम कम हो, आप क्या करोगे? आप है ना लोन लोगे, बोरोइंग करोगे, उधार पैसे लोगे। ऐसे ही सरकार भी लेती है। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे अब हम। और उधार लेने से फिर क्या चक्कर होता है, क्या पड़ता है, क्या हमारे ऊपर क्या नेगेटिव फर्क पड़ता है उसका, वो चीज़ें पढ़ेंगे। चलो, अब मैं बता देता हूँ रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। देखो, एक बार याद करो। गवर्नमेंट बजट आता है, मान लो रिसीट और एक्सपेंडिचर इक्वल आएंगे, क्योंकि बैलेंस आएंगे, उतना ही रिसीट उतना ही एक्सपेंडिचर। मीन्स रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 100 है, दोनों को मिला के हो गया एक्सपेंडिचर 200। रिसीट में रिवेन्यू रिसीट मान लो बेटा 80 रुपीज़ थी। कितनी थी? 80। और कैपिटल रिसीट मान लो पता ही नहीं अभी हमें, ये गिवन नहीं है। आप ही बताओ, ये 200 है दोनों मिला के, ये 80 है, तो कैपिटल रिसीट कितना आ जाएगा? 120। देखो बेटा, क्या बोला मैंने, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों मिला के 200 रुपीज़ थे, और रिवेन्यू रिसीट आपकी 80 रुपीज़ है। अब बताओ कैपिटल रिसीट कितनी आएगी? सीधी सी बात है, 120 रुपये आएगा। मान लो आपकी ये 0 रुपये थी, क्या हो गई? ये 0 हुआ। ये दोनों मिला के 200, ये 80 आपको इक्वल करने हैं। ये 200 हो गया और ये 80 है, तो 120 रुपया क्या आपको लोन नहीं लेना पड़ जाएगा, या फिर आपको कोई एसेट सेल करनी पड़ जाएगी ताकि आपके पास 120 रुपये हो जाए? क्यों? क्योंकि ये इक्वल करने होते हैं, रिसीट और एक्सपेंडिचर इक्वल करने होते हैं। ठीक है। इस केस में जैसे मैंने बताया भाई, ये दोनों तो 100 थे, 200 थे, ये 80 था, ये हमें पता नहीं था, तो 120 रुपये हमें क्या करने पड़ जाएंगे? ये था ही नहीं, ये 0 हुआ बेटा हमारा। देखो, हमारा खर्चा 100 रुपये हुआ, रिवेन्यू
खर्चा भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 रुपये हुआ, 200 हो गया टोटल। और जब इनकम करने की बारी आई ये केवल 80 रुपीज़ हुआ और ये जीरो हुआ हमारा, तो 120 रुपया मेरे को क्या लेना पड़ जाएगा, लोन नहीं लेना पड़ जाएगा, या कोई अपनी एसेट सेल करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो यह बात। जब हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, तो हम लोन लेते हैं या फिर कोई एसेट सेल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जब लोन लेते हैं या एसेट सेल करते हैं, कैपिटल रिसीट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कैपिटल रिसीट से क्या फर्क पड़ता है, एसेट पे या लाइबिलिटी पे। मीन्स अगर एसेट सेल कर दो या लोन ले लो, वो क्या होती है, कैपिटल रिसीट। लास्ट वीडियो याद करो। ठीक है, अब सुनो, अब इस चीज़ का रेलिवेंस देखना बेटा, थोड़ी देर बाद आएगा। अभी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, जो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, रिवेन्यू डेफिसिट। केवल किसकी बात हो रही है, रिवेन्यू की। रिवेन्यू वाले खर्चे में से रिवेन्यू वाली इनकम मीन्स रिवेन्यू वाली रिसिट माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या किया मैंने, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा 100 है और रिवेन्यू रिसिट मेरा है 80 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ मेरा क्या आ जाएगा, रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, आगे चलो। अब आपको फॉर्मूला याद होगा ना, रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट। तो देखो अब क्या करना पड़ा मैंने, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था मेरे पास 100 रुपये और रिवेन्यू रिसिट था 80, तो आप ही बताओ ये मेरे को कितना करना पड़ गया, 120। तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा किसके नाम का आ गया है, रिवेन्यू डेफिसिट के नाम के आ गया। ये कितना अपनी जगह, ये कितना होना चाहिए था, 100, क्योंकि ये इक्वल इक्वल होते हैं। ये भी 100 होना चाहिए था, बट ये कितने कम है, 20। तो इसको इक्वल करने के लिए, पूरा 200 करने के लिए इसको 120 होना पड़ जाएगा ना, पड़ जाएगा ना। तो मतलब रिवेन्यू में कितनी कमी रह गई, 20 रुपये की कमी रह गई। ये कितना मिला हमें, 80, और कितना और लेना पड़ जाएगा, 20 रुपये। तो रिवेन्यू के कारण कितनी कमी रह गई, 20 रुपये की। तो ये आ गया मेरा रिवेन्यू डेफिसिट 20 रुपये। आगे सुनो, देखो क्या क्या फर्क पड़ेगा भाई रिवेन्यू डेफिसिट का। एक तो देख, रिवेन्यू डेफिसिट से पता चल रहा है सरकार अपने, रिवेन्यू मीन्स जो डेली रूटीन के काम होते हैं, बार बार अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी ढंग से नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू इट्स डे टू डे एक्टिविटीज। और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, या तो लोन लेना पड़ेगा या अपनी कोई एसेट सेल करनी पड़ेगी, मीन्स डिस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डिस इन्वेस्टमेंट को डिस सेविंग भी बोलते हैं। ठीक है, और अब सरकार को जब ये पता चल रहा है कि नहीं भाई हमें तो अपनी एसेट सेल करनी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है, इससे अच्छा एक काम करो ना, सरकार ये करेगी कि है ना, टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा देगी तो सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा, सरकार के पास तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, पर हमारा नुकसान हो उसमें, क्योंकि हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा। देखो क्या हो जाएगा, इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ेगा रिवेन्यू डेफिसिट का। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इधर लोन, सरकार को या तो लोन लेना पड़ेगा, लोन लिया वो भी परेशानी, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर अपनी एसेट सेल करनी पड़ेगी, जिसको डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसको डिस सेविंग भी बोलते हैं। सो गवर्नमेंट विल इंक्रीज टैक्स इन नेक्स्ट बजट, इसलिए सरकार नेक्स्ट बजट में क्या कर देगी, अपना टैक्स इंक्रीज कर देगी। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा क्या हो गया, रिवेन्यू डेफिसिट। कैसे आया ये, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो रिवेन्यू रिसीट, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा फिस्कल डेफिसिट का, किसका है, फिस्कल डेफिसिट का। ये क्या है, देखो फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, फिस्कल मीन्स पूरे साल का, फिस्कल का मतलब वैसे ही होता है सारा का सारा खर्चा। वहां पर केवल किसकी बात हो रही थी, रिवेन्यू की, अब यहां पर होगी रिवेन्यू प्लस कैपिटल की। मीन्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कर दो, कितना आया ये 200, उसमें से माइनस कर दो रिवेन्यू भी और कैपिटल भी। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। एग्जाम्पल देखो, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो टोटल रिसीट, तो आपका क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। अब वो एग्जाम्पल मैं जो पहले दे के आया हूँ वो देख लो एक बार। मान लो बेटा मेरा खर्चा हुआ है 100 रुपये का, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपये का, क्योंकि ये दोनों 200 होने चाहिए। दिक्कत क्या हुई देखना एक बार, ये बैलेंस होने चाहिए बट हो नहीं पाए। कैसे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 100, टोटल हो गए 200। यहाँ पर देखो रिवेन्यू रिसिट 80 रुपीज़ है, टोटल होने चाहिए 200, तो मेरे को ये कितना करना पड़ जाएगा, 120 रुपये नहीं करना पड़ जाएगा, करना पड़ जाएगा ना।
तो ये जो 120 रुपये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये कैपिटल रिसीट है, 120 रुपये करना पड़ेगा। और कैपिटल मीन्स जो कभी कभार, और ये कैसे की जा सकती है, या तो मैं लोन ले लूँ या फिर मैं क्या कर दूँ, अपनी एसेट सेल कर दूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्ट कर दूँ। ये काम करना पड़ेगा मेरे को। मैंने क्या बोला, या तो मैं क्या ले लूँ, लोन ठीक करने के लिए, या एसेट सेल कर दूँ। मान के चलो मैं लोन ले रहा हूँ, मतलब बोरोइंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोरोइंग कर रहा हूँ तो क्या वो कैपिटल रिसीट के कारण ही कर रहा हूँ, मतलब बोरोइंग मीन्स कैपिटल रिसीट, ठीक है। अब सुनो, फिस्कल डेफिसिट भी यही होता है, जो आपने बोरोइंग की है ना उसी को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, समझ रहे हो। मीन्स अगर आपको बोरोइंग गिवन है तो आपको फिस्कल डेफिसिट निकालने की भी नीड नहीं है। तो फॉर्मूला क्या, आप देखो, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट माइनस कर दो, और उसमें क्या नहीं आना चाहिए, बोरोइंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। अगर समझ में नहीं आया, एक बात याद रख लो, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट, और इसमें क्या नहीं इंक्लूड करते, बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग किसके इक्वल हो जाती है, फिस्कल डेफिसिट के। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो कैपिटल रिसिट होती है ना, ये वाली देखो 120 आया ना, ये यही तो बोरोइंग करना पड़ा। इसका मतलब बोरोइंग इसके बराबर हो गई कैपिटल रिसिट के, और कैपिटल रिसिट बोरोइंग के बराबर, बोरोइंग किसके बराबर, फिस्कल डेफिसिट, मतलब तीनों एक ही बात हो गई। मीन्स फिस्कल डेफिसिट बोलो, कैपिटल रिसिट बोलो, या बोरोइंग, एक ही बात। क्लियर है ये तो फॉर्मूले बेटा। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट मैं ये बता रहा हूँ भाई, फिस्कल डेफिसिट अगर आ जाए, मीन्स बोरोइंग करनी पड़ जाए सरकार को, तो उसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे, देखो क्या क्या पड़ेंगे।